हेलो डॉक्टर्स। तो हमने इम्यूनोलॉजी सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें आज हमारा 4th लेक्चर है। इससे प्रीवियस 3 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी क्या होती है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट के बारे में हमने डिटेल में बातें की थी और ये भी जाना था कि हमें बी और टी लिम्फोसाइट से एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे मिलती है, बी लिम्फोसाइट्स कैसे हमको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी देती हैं, टी लिम्फोसाइट्स कैसे हमको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देती हैं। ये सारा कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अगर आप उन लेक्चर्स को देख लेंगे तो आपको ये लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप नहीं भी देखते हैं तो भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसे इजीली एक्सप्लेन करूं ताकि आपको समझ में आए। आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो है ओवरव्यू ऑफ लिम्फोसाइट एक्टिवेशन एंड इम्यून रेस्पॉन्स। ये जो टॉपिक है इसको मैंने डायरेक्टली पिकअप किया है रॉबिन्स पैथोलॉजी वाली बुक से। इस लेक्चर में या इस टॉपिक में रॉबिन्स पैथोलॉजी बुक आपको ये समझाना चाहती है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है हमारी वो कैसे किसी पैथोजन पे वर्क करती है, कैसे किसी एंटीजन पे वर्क करती है और कैसे उसको न्यूट्रलाइज करती है। हमने आपको बताया था कि जब किसी पैथोजन की एंट्री आपकी बॉडी में होती है तो सबसे पहले उसका जो सामना होता है वो इन्नेट इम्यूनिटी से होता है। किससे होता है? इन्नेट इम्यूनिटी से होता है। इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जिसको बच्चा अपने साथ लेके पैदा होता है। इसमें आते हैं हमारे फिजिकल बैरियर्स, जिसमें हमारा आता है स्किन एंड म्यूकोसा। इसके बाद आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जिसमें आते हैं आपका फीवर, पीएच एंड हमारी बॉडी के सिक्रेशंस। इसके बाद कुछ सेलुलर बैरियर्स आते हैं लाइक जिसमें हमारी डब्ल्यूबीसीज होती हैं, कुछ मैक्रोफेजेस होती हैं और नेचुरल किलर सेल होती हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं कुछ साइटोकाइन बैरियर्स जिसमें होते हैं इंटरफेरॉन्स वगैरह। तो जब कोई पैथोजन एंट्री करता है हमारी बॉडी में तो सबसे पहले उसका सामना होता है इन्नेट इम्यूनिटी के साथ, यानी इन सारी चीजों के साथ। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी को कभी कभी चकमा देके जो आपका पैथोजन है या आपका जो एंटीजन है वो मान लीजिए उनको एस्केप कर जाता है, इन्नेट इम्यूनिटी से अपने आप को कैसे भी बचा लेता है, यानी इन्नेट इम्यूनिटी उन पे इफेक्ट नहीं कर पाती है, इन्नेट इम्यूनिटी उस पैथोजन को या एंटीजन को किल नहीं कर पाती है। तो फिर अब रोल रहता है किसका? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे उस एंटर्ड पैथोजन पे वर्क करेगी उसको हमको डिटेल में समझना है। आपको पता है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये बेसिकली 2 तरह की होती है। एक होता है सेल मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप हैं, सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड। इसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। आपको पता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होती है वो हमको बी लिम्फोसाइट से मिलती है और जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो हमको टी लिम्फोसाइट से मिलती है। देखो, बी लिम्फोसाइट और इस ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और सेल मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी और टी लिम्फोसाइट्स के बारे में हम अपने सेकंड लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। एक बार सारा कुछ हम इंटीग्रेट करके, एक्चुअली पहले हमने जो पढ़ा है ना वो एक एक करके पढ़ा है कि बी लिम्फोसाइट क्या है, उनकी क्या रोल है, टी लिम्फोसाइट क्या है, उनकी क्या रोल है। हमने अलग अलग करके पढ़ा है, इंडिविजुअल पढ़ा है। आज हम इंटीग्रेट करेंगे सारी चीजों इस टॉपिक में बेसिकली। तो हमको समझना है कि जो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया और उसने अपने आप को इन्नेट इम्यूनिटी से बचा लिया, अब इन्नेट इम्यूनिटी से बच गया तो अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसको कैसे किल करेगी वो हम इसमें देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो हमें मिलती किससे है, कौन प्रोवाइड करता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें मिलती है बी लिम्फोसाइट से। किससे? लिम्फोसाइट से। और आपको पता है लिम्फोसाइट 3 तरह की होती हैं, एनके सेल, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मैंने आपको क्या बताया कि लिम्फोसाइट जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, एनके सेल, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। तो 3 तरह की जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं इसमें से जो बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट जो होती हैं ये हमको क्या प्रोवाइड करती हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। अच्छा, इनके बारे में अगर बात करें कि ये लिम्फोसाइट्स को बनाएगा कौन, बिल्कुल बेसिक से बात करते हैं कि हमको पता चला, हमको पढ़ना है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी इस पैथोजन को कैसे मारेगी। पढ़ना क्या था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन को कैसे मारेगी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करा रहा है? बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या है? लिम्फोसाइट्स हैं। ये कहां बनती हैं? बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि ये लिम्फोसाइट्स आई कहां से। तो ये लिम्फोसाइट्स जो थी वो आती हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स से। और लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन होता है, जहां लिम्फोसाइट मैच्योर होती हैं। अब लिम्फोसाइट का मैच्योर होने का क्या मतलब है? आपको पता है कि लिम्फोसाइट्स को पैथोजन को जाके किल करना है, तो लिम्फोसाइट के पास ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो ये पहचान सके कि कौन सी सेल हमारी बॉडी की सेल है और कौन सी सेल फॉरेन सेल है, आउटसाइडर सेल है। तो सेल्फ और नॉन सेल्फ को पहचानने की जो कैपेसिटी होती है उसी को बोलते हैं मैच्योरेशन। तीसरा, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है नंबर इंक्रीज करना अपना।
तो लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जहां पे लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, साथ ही साथ लिम्फोसाइट अपने नंबर इंक्रीज करती हैं और साथ ही साथ उनके अंदर मैच्योरेशन आता है। इन लिम्फोइड ऑर्गन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहां पे सेम आपकी जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका फॉर्मेशन होगा, उनका मैच्योरेशन होगा, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में पहचानेंगी और उनका डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होने का मतलब यह है कि वो अपने सब टाइप्स में भी टूटेंगी। मैंने आपको बताया कि जो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। लिम्फोसाइट्स मैंने आपको तीन तरह की बताया, कौन कौन सी? एनके सेल, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। अब इन टी लिम्फोसाइट्स के भी सब टाइप्स होते हैं, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल। तो ये सब टाइप्स में इनकी ब्रेकेज भी होगी, डिवाइड होंगी। वो कहां होगा? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, किसका? लिम्फोसाइट्स का। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? वो ऑर्गन जहां लिम्फोसाइट का ओरिजिन होगा, मैच्योरेशन होगा और डिफरेंशिएशन होगा। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो बेसिकली जो बोन मैरो होता है और जो आपका थाइमस होता है उनको हम प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं। लिम्फोसाइट्स बनेंगी कहां पे? बोन मैरो के अंदर। सारी की सारी लिम्फोसाइट कहां बनेंगी? बोन मैरो के अंदर। मैच्योरेशन कहां होगा? थाइमस के अंदर। बात समझ में आ गई? अच्छा, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहां पे ये जो लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो जाके स्टोर होती हैं। देखो ये जो आपकी लिम्फोसाइट्स थी इनका फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन हो चुका है, कहां पे? बोन मैरो और थाइमस में। अब फॉर्मेशन हो गया, मैच्योरेशन भी हो गया, तो अब ये क्या करेंगी? बोन मैरो और थाइमस से निकल के जाएंगी, बाहर निकल के जाएंगी और हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स में जाके सेटल हो जाएंगी। जिन ऑर्गन्स में जाके ये सेटल होंगी उनको बोलेंगे हम सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब ये ऑर्गन्स में जाके सेटल क्यों हो रही हैं? क्योंकि ये जो आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं ये इनको बैटल ग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं। वो ग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं, वो स्पेस प्रोवाइड कराते हैं जहां ये एंटीजन से इंटरेक्ट कर सकती हैं, जहां पर ये बॉडी के डिफरेंट एंटीजन से या बॉडी के अंदर आने वाले डिफरेंट एंटीजन से क्या कर सकती हैं? इंटरेक्ट कर सकती हैं और एक इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, आप पैदा हुए घर में लेकिन पढ़ने गए स्कूल में जहां आपका इंटरेक्शन होगा बहुत सारे बच्चों के साथ, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है? इनका एक स्कूल है, वहां ये जाके डिफरेंट एंटीजन से इंटरेक्ट करेंगी और अपने आप को एक इफेक्टर सेल के फॉर्म में तैयार करेंगे। जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो होता है स्प्लीन, जिसको हम लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन बोलते हैं, लिम्फ नोड होता है, टॉन्सिल्स होते हैं, मार्ट बोलते हैं, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, पेयर पेचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अभी ये मार्ट और पेयर पेचेस क्या होता है? तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने विलाई पढ़ा होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन विलाई के बेस पे क्या प्रेजेंट होता है? एक लिम्फोइड टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं मार्ट। मार्ट मतलब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये हमारे जो लिम्फोइड टिश्यू होता है उसमें लार्जेस्ट लिम्फोइड टिश्यू होता है। स्प्लीन लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, ऑर्गन। लेकिन अगर आप टिश्यू की बात करें तो लार्जेस्ट लिम्फोइड जो टिश्यू होता है वो मार्ट होता है, पेयर पेचेस होता है जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारी अपेंडिक्स होती है वो भी हमारा क्या होता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ये जितने भी ऑर्गन के बारे में हमने डिस्कस किया, बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, इनके बारे में एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं बोन मैरो के साथ। तो बोन मैरो कहां प्रेजेंट होगा? तो जाहिर सी बात है बोन के अंदर प्रेजेंट होगा। इसका काम क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं, जितनी भी डब्ल्यूबीसी होती हैं और जितनी भी लिम्फोसाइट्स होती हैं, सबका फॉर्मेशन कौन करेगा? बोन के अंदर बोन मैरो। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपकी बोन है और बोन के अंदर ये क्या है? बोन मैरो। ये क्या है? यहाँ पे बोन मैरो। तो बोन मैरो में आपकी बॉडी की ऑल ब्लड सेल क्या होगा? ऑल ब्लड सेल, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, सब कहां बनेंगी? इस बोन मैरो में बनेंगी। और आपकी लिम्फोसाइट्स क्या है? एक तरह से डब्ल्यूबीसी तो है, तो इनका फॉर्मेशन भी कहां होगा? बोन मैरो में होगा। अब लिम्फोसाइट्स के मैंने आपको टाइप बताए थे, एनके सेल, बी सेल और टी सेल। इसमें से जो बी सेल है इनका मैच्योरेशन तो यही हो जाता है बोन मैरो में। कहां पे? बोन मैरो में। लेकिन जो ये टी सेल्स हैं ये मैच्योरेशन होने के लिए कहां जाती हैं? थाइमस के पास। तो टी सेल्स का मैच्योरेशन कहां होता है? थाइमस के अंदर। बी सेल, बोन मैरो, बी फॉर बी। बी सेल का मैच्योरेशन कहां होगा? बोन मैरो में। लेकिन टी सेल का मैच्योरेशन कहां होगा? टी फॉर टी। टी सेल कहां जाएंगी? थाइमस। तो टी सेल्स जो होती है हमारी बॉडी की वो कहां जाती हैं? थाइमस में जाती हैं अपना मैच्योरेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिफरेंशिएशन के लिए।
वहां जाके ये डिफरेंशिएट होंगी टी हेल्पर सेल में, टी किलर सेल में, टी सप्रेसर सेल में और टी मेमोरी सेल में, जो कि सब टाइप्स होते हैं टी लिम्फोसाइट्स के। बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं हम स्प्लीन के बारे में। तो स्प्लीन मैंने बताया था ये लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ये किसकी तरह काम करता है? एक तरह से ब्लड फिल्टर की तरह काम करता है। अगर ब्लड फिल्टर की तरह काम करेगा तो ब्लड में जितने भी आपके माइक्रोब्स होंगे, एंटीजन होंगे, उनको ट्रैप कर लेगा और उनको ट्रैप करके किसको दे देगा? इन लिम्फोसाइट्स को दे देगा। जो लिम्फोसाइट्स यहाँ स्प्लीन में आके स्टोर हुई है ना, स्कूल में आई है ना लिम्फोसाइट्स, स्प्लीन क्या है? स्कूल है, वहां पे लिम्फोसाइट्स आई हैं। उन लिम्फोसाइट्स का ये जो ब्लड से आपने माइक्रोब्स फिल्टर किए थे या ब्लड से जो आपने एंटीजन फिल्टर किए थे, उन एंटीजन्स को, माइक्रोब्स को किसको दे दिया जाएगा? इन लिम्फोसाइट्स को दे दिया जाएगा जो स्कूल में आई हैं कि देखो ये आ गया आपका प्रोजेक्ट, इनको पहचानो, इनसे लड़ो। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फ नोड के बारे में। देखो हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम। ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी का जो टिश्यू फ्लूइड है या लिम्फ है उसको ड्रेन करता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी पूरी बॉडी में क्या फैला हुआ है? लिम्फेटिक सिस्टम पर फैला हुआ है। इस लिम्फेटिक सिस्टम के हर कहीं ना कहीं बीच बीच में सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं लिम्फ नोड। क्या बोलते हैं? लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड क्या है? ये सॉलिड स्ट्रक्चर है जो मान लीजिए आपकी पूरी बॉडी में क्या हुए हैं? फैले हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हर किसी ऑर्गन के पास प्रेजेंट है, हर किसी ऑर्गन के आसपास प्रेजेंट है। तो किसी भी ऑर्गन या टिश्यू में अगर कोई पैथोजन या एंटीजन जाता है तो उसको सबसे पहले कहां भेज दिया जाता है? इन लिम्फ नोड्स में भेज दिया जाता है, क्योंकि लिम्फ नोड जो है वो क्लोजेस्ट पड़ते हैं हर किसी। अब जरूरी थोड़ा ना है कि मान लीजिए आपके लिवर के पास कोई भी एंटीजन आया है तो जरूरी नहीं है कि उसको आप स्प्लीन में ही भेजेंगे या आप उसको टॉन्सिल्स के पास ही भेजेंगे। आप अपने नियरेस्ट लिम्फ नोड के पास भेज दीजिए, क्योंकि लिम्फ नोड जो है वो पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। स्प्लीन पूरी बॉडी में नहीं फैली हुई, टॉन्सिल, अपेंडिक्स पूरी बॉडी में नहीं फैले हुए, वो तो एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, पर्टिकुलर जगह पे है। लेकिन लिम्फ नोड आपकी पूरी बॉडी में है। तो आपका एंटीजन या आपका कोई पैथोजन बॉडी के किसी पार्ट में भी जाता है, आप उसको उठा के कहां भेज दीजिए? लिम्फ नोड के पास भेज दीजिए। तो लिम्फ नोड क्या होते हैं? ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं अलोंग अवर लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्या करते हैं? जो एंटीजन होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो चाहे हमारे लिम्फ में प्रेजेंट हो या हमारे टिश्यू फ्लूइड में प्रेजेंट हो, वहां से उसको ट्रैप करके कहां ले जाते हैं? लिम्फ नोड के अंदर ले जाते हैं। और लिम्फ नोड के अंदर जो पढ़ने के लिए आई हुई है हमारी बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, उनको इंटरेक्ट कराते हैं। क्योंकि ये हर ऑर्गन या टिश्यू के क्लोजेस्ट होते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं। यहीं से आपका जो इम्यून रेस्पॉन्स होता है ना, वो एक्टिवेट होता है। मेन साइट होते हैं इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट करने। इसके अलावा और भी आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, लाइक टॉन्सिल्स, लाइक अपेंडिक्स, लाइक माल्ट। माल्ट सबसे बड़ा लिम्फोइड टिश्यू है, मैंने आपको बता दिया है। क्या होता है यहाँ पे? वही साइट ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन एंटीजन एंड लिम्फोसाइट्स। इतनी बात समझ में आ गई? तो हमने सारे लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया। इसी बात को मैं एक सिंगल फ्लो चार्ट में भी कंप्लीट करके दिखा सकता हूं। वो सिंगल फ्लो चार्ट आपके सामने ये है। हमने स्टार्ट करी थी कि जो आपकी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। मैंने आपको बताया था प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होता है वहां पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट। तो आप यहां देख रहे हैं बोन मैरो, कहानी यहां से स्टार्ट होगी। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है इसके पास सेल्स होती है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स जब डिवाइड करती हैं तो ये बनाती हैं कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स। क्या बनाती हैं? कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स। ये कॉमन लिम्फोइड स्टेम सेल्स जब डिवाइड करती हैं तो ये बनाती हैं प्रो टी स्टेम सेल्स और प्रो बी स्टेम सेल्स, जो आगे चल के टी लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट होंगी। ये प्रो टी स्टेम सेल्स जो होती हैं ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू कहां जाती हैं? कॉर्टेक्स ऑफ थैमस में। इन थैमस का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसमें। ठीक है, तो मान लीजिए आपका ये थैमस है, सपोज दिस इज थैमस। तो इस थैमस का जो ये वाला पार्ट है अंदर वाला, दिस इज मान लीजिए मेडुला एंड दिस आउटर इज कॉर्टेक्स। दिस आउटर इज कॉर्टेक्स। तो पहले कॉर्टेक्स वाले रीजन में कौन जा रही है? प्रोटी स्टेम सेल्स। वहां पे जाके क्या होगा? इन टी सेल्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी टी स्टेम सेल्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, नंबर इंक्रीज किया जाएगा। फिर इनका मैचुरेशन होगा, इनको सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएशन करना सिखाया जाएगा। उसके बाद इनका डिफरेंशिएशन होगा, यानी अपने सब टाइप्स में टूटेंगी। लाइक ये टूटेंगी टी हेल्पर सेल में, टी किलर सेल में और टी सप्रेसर सेल में। टी हेल्पर सेल्स ही बाद में कन्वर्ट हो जाती हैं टी मेमोरी सेल्स। ओके, अच्छा, कॉर्टेक्स ऑफ थैमस में इनका काम पूरा हो गया। अगेन अब ये कहां जाएंगे? अंदर वाले पार्ट में, बाहर से अंदर वाले पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं मेडुला ऑफ थैमस। मेडुला ऑफ थैमस में क्या होगा?
कि जो आपकी जो लिम्फोसाइट्स आई हैं इनका इंटरेक्शन कराया जाएगा हमारी सारे बॉडी के एंटीजेंस के साथ, हमारी बॉडी के खुद के एंटीजन के साथ, क्योंकि हम चाहते हैं हमें प्रोटेक्ट करें, लेकिन फॉरेन एंटीजन से। देखो एंटीजन बाहर से आते हैं और एंटीजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, दोनों ही तरह एंटीजन होता है, दोनों ही तरीके का एंटीजन होता है। हमें जो प्रोटेक्शन चाहिए वो बाहर वाले एंटीजन से चाहिए, ना कि हमारी बॉडी वाले एंटीजन से। तो मेडुला ऑफ थायमस में स्ट्रिक्टली इनको यही चीज पढ़ाई जाती है कि आपको अपनी बॉडी के एंटीजन के साथ कोई भी लड़ाई नहीं करनी है। जो समझ जाते हैं उनको हम कहते हैं मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स। क्या बोलते हैं? मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स। जो नहीं समझते हैं ये बात, जो नहीं डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ में, तो उनके लिए इसी थायमस में एक सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं हैसन और थाइमिक कॉर्पसल्स। ये हैसन एंड थाइमिक कॉर्पसल क्या करती हैं? ऐसी सेल्स को मार देती हैं जो पहचान नहीं पाती, जो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाती बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। और इनको मारना जरूरी है, अगर आप इनको नहीं मारेंगे तो आपको डिसीज हो जाएंगी, जिनको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। जब आपकी बॉडी के खिलाफ ही लड़ना स्टार्ट करती है, जब आपकी इम्यूनिटी आपकी बॉडी के खिलाफ ही वर्क करना स्टार्ट करती है, तो इसलिए इनको किल करना जरूरी होता है। क्योंकि ये अभी मैच्योर हो चुके हैं, तो अब इनको कहां भेज देंगे? स्कूल में भेज देंगे, ताकि वहां पे जाके क्या कर सकें? ये एंटीजेंस के साथ इंटरेक्शन कर चुके हैं। बैटल ग्राउंड में आप इनको भेज देंगे, यानी आप उनको सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में भेज देंगे, जो कि है स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स एंड पेयर स्पेसेस और मार्ट। उसी तरीके से जो आपकी प्रो बी स्टेम सेल्स थी, ये ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएंगी और वहां जाके कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? बी लिम्फोसाइट्स में। बी लिम्फोसाइट रैपिडली डिवाइड करती हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरल्यूकिन 4। क्या होता है? एक साइटोकाइन होता है इंटरल्यूकिन 4, उसकी प्रेजेंस में बी लिम्फोसाइट डिवाइड करती हैं और ये दो पार्ट्स बनाती हैं, बी मेमोरी और बी प्लाज्मा सेल्स। बी मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो किसी एंटीजन की मेमोरी को लेके स्टोर हो जाती हैं, कहां? आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। और जो आपकी बी प्लाज्मा सेल्स होती हैं ये करती हैं एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, लाइक एंटीबॉडी IgG, IgA, IgM, IgD एंड IgE। एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी? ऑब्वियसली एंटीजन को जाके किल करेंगी। फ्लो चार्ट समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे के ऊपर, जिस बात को लेकर हमें ये टॉपिक डिस्कस करना है कि कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर किया है, कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर किया है, और वो पैथोजन इतना स्मार्ट है कि उसने अपने आप को, आपकी जो इन्नेट इम्यूनिटी है उससे अपने आप को एस्केप कर लिया, उससे अपने आप को बचा लिया है। यानी आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस थे, जो आपकी स्किन थी, म्यूकोसा थी, सेलुलर एंड साइटोकाइन बैरियर्स जो थे आपकी बॉडी में, आपकी जो नेचुरल किलर सेल्स थी, इंटरफेरॉन्स थे, उनसे ये छुप गया। वो इसको किल नहीं कर पाए, वो इसको मार नहीं पाए, और ये बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में एंटर कर चुका है। तो अब इसको मारने का काम जो होगा वो होगा थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस का, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी इसको कैसे किल करेगी? तो बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कई तरह की होती हैं, लाइक डेंड्राइटिक सेल, लाइक मैक्रोफेज एंड लाइक बी सेल्स। ये हमारी बॉडी के ऑलमोस्ट हर पार्ट में प्रेजेंट होती हैं, स्पेशली डेंड्राइटिक सेल्स, क्योंकि ये हमारे एपिथेलियम में प्रेजेंट होती हैं। तो डेंड्राइटिक सेल्स ऑलमोस्ट हमारी बॉडी के सारी फ्लूइड्स में या फिर जो हमारे एपिथेलियम होता है वहां प्रेजेंट होती है। ये हमारी जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, मान लीजिए डेंड्राइटिक सेल है, इसके पास एक मॉलिक्यूल होता है MSC, जिसको बोलते हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसके पास एक कैपेसिटी होती है कि ये एंटीजन को पहचान लेता है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आपकी बॉडी में हर जगह घूम रही हैं, इनको एंटीजन मिला, पैथोजन मिला, इस एंटीजन और पैथोजन को इन्होंने MSC की हेल्प से रिकॉग्नाइज किया और अपने साथ बाइंड कर लिया। इसको बाइंड करके ये हमारी बॉडी में कहां ले जाएंगी? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के पास ले जाएंगी। मैंने आपको बताया था सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या आके बैठ गई हैं? बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स। इसीलिए तो बैठी हैं कि कोई एंटीजन आए और हमारा प्रैक्टिस सेशन शुरू हो। तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो थी वो इस एंटीजन को लेके कहां पहुंची? लिम्फ नोड में पहुंची या किसी भी दूसरे लिम्फोइड ऑर्गन में पहुंची, एनी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। लेकिन क्योंकि लिम्फोनोइड जो होते हैं वो सबके पास होते हैं, हर ऑर्गन के पास मिल जाते हैं, हर टिश्यू के आसपास मिल जाते हैं, तो हम अपने क्लोजेस्ट के पास जाएंगे ना। किसी की तबियत खराब होगी तो सबसे पास वाले हॉस्पिटल के पास जाएंगे। तो क्लोजेस्ट हमें जो मिला वो हमें लिम्फ नोड मिल गया, तो चलो लिम्फ नोड में चले गए। जैसे ही आप लिम्फ नोड में एंटर करेंगे तो जो एंटीजन को लेके ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थी, ये लिम्फ नोड में एंटर की। जब ये लिम्फ नोड में एंटर करती हैं तो इनका वहां पे इंटरेक्शन होता है नेव टी सेल्स के साथ। किसके साथ? नेव टी सेल्स के साथ। अब मान लीजिए कि नेव टी सेल्स वो टी सेल्स हैं, वो टी लिम्फोसाइट्स हैं जिनका कभी भी किसी भी एंटीजन के साथ इंटरेक्शन नहीं रहा। मैंने कहा ना, बिल्कुल एकदम नए नए आए हैं, ताजा ताजा स्कूल में इंटरेक्शन करने। तो नेव टी सेल्स वो टी सेल्स हैं जिनका कभी किसी एंटीजन से इंटरेक्शन नहीं हुआ है। इनके पास एक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स।
उसकी हेल्प से ये नेव टी सेल्स क्या करेंगी, इस एंटीजन को पहचान लेंगी, और जैसे ही पहचान लेंगी तो ये रिलीज करेंगी इंटरल्यूकिन 2, और वो इंटरल्यूकिन 2 क्या करेगा, इन टी सेल्स में क्या कराएगा, प्रोलिफरेशन कराएगा, इनका नंबर इंक्रीज करवाएगा, साथ ही साथ इन टी सेल्स का डिफरेंशिएशन कराएगा। जब इनके अंदर डिफरेंशिएशन होगा तो ये टी सेल्स दो तरह की सेल्स में कन्वर्ट होंगी। एक है टी मेमोरी, जो इस एंटीजन की, जो एंटीजन आया है इसकी मेमोरी को स्टोर करके कैप्चर कर लेंगे, ताकि ये अगली बार कहीं आए तो इसको दोबारा पहचानना ना पड़े। और एक दूसरे सब टाइप्स में ये जो डिफरेंशिएशन होगी, कन्वर्ट होंगी, वो है टी इफेक्टर सेल्स। टी इफेक्टर सेल्स तीन तरह की होंगी, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल और टी सप्रेसर सेल। बात समझ में आई ना? तो पहला इंटरेक्शन हुआ नेव टी सेल्स के साथ। नेव टी सेल्स ने इनकी मेमोरी क्रिएट करके रख ली, और नेव टी सेल्स जो थी वो टी इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हो गई, जो तीन तरह की होती हैं, टी हेल्पर, टी किलर एंड टी सप्रेसर। अब ये जो आपका एंटीजन है, ये आपका जो एंटीजन है, ये पहुंचेगा टी हेल्पर सेल्स के पास। तो टी हेल्पर सेल के पास पहुंचेगा तो आप टी हेल्पर सेल को कैसे पहचानोगे? क्या आप टी हेल्पर सेल को पहचान सकते हो? पहचान सकते हैं। टी हेल्पर सेल के सरफेस पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं CD3 एंड CD4, इनकी हेल्प से हम टी हेल्पर सेल्स को पहचान सकते हैं। इन टी हेल्पर सेल के पास क्या होता है, टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। उस टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की हेल्प से ये इस एंटीजन को पहचानते हैं, और जैसे ये इसको पहचानते हैं, ये अपने अंदर से रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गामा। ये इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गामा क्या करता है, ये एक मैसेज भेजता है किसके पास, टी किलर सेल के पास, कि एक्टिवेट हो जाओ और अपने नंबर बढ़ा दो, क्योंकि हमारी बॉडी में एक एंटीजन आ गया है। एंटीजन कहां प्रेजेंट थे, यहां पे प्रेजेंट थे। एंटीजन कहां पे प्रेजेंट थे, यहां पे प्रेजेंट थे। यहां से एक एंटीजन को लेके एक हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अंदर पहुंची थी, और अंदर मैसेज दे दिया था कि इस जगह पे क्या बैठा है, दुश्मन बैठा है, एनिमी इज देयर। तो जैसे ही इस टी हेल्पर सेल ने इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया, इसने रिलीज किया इंटरल्यूकिन 12 एंड इंटरफेरॉन गामा, और एक्टिवेट किया टी किलर सेल को कि एक्टिवेट हो जाओ, प्रोलिफरेट कर लो, अपने नंबर इंक्रीज कर लो, क्योंकि हमारा एक दुश्मन है, वो हमारी बॉडी के में इस पार्ट पे बैठा हुआ है। साथ ही साथ ये जो इंटरल्यूकिन 12 एंड इंटरफेरॉन गामा है, ये क्या करेंगे, ये एक्टिवेट करेंगे मैक्रोफेजेस को। किसको? मैक्रोफेजेस को। और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करके यहां भेजेंगे कि इस एंटीजन को क्या करो, जाके न्यूट्रलाइज करो। तो टी हेल्पर सेल ने एक तो इंटरल्यूकिन 12 रिलीज किया और इंटरफेरॉन गामा रिलीज किया, साथ ही साथ ये रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22। कौन? टी हेल्पर सेल। ये इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22 से क्या होता है, ये क्या करती हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को भेजती हैं एंटीजन्स के पास। तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को कहां भेजती हैं, इस एंटीजन के पास। मैक्रोफेजेस को तो पहले भेज दिया था, अब किसको और भेज दिया, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस को। जैसे ही न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस को भेजा यहां पे एंटीजन के पास, किस करने के लिए, क्या करने के लिए, किल करने के लिए। ठीक है, और क्या करती हैं ये टी हेल्पर सेल, एक और इंटरल्यूकिन रिलीज करती हैं, जो है इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13। इंटरल्यूकिन 13 क्या करता है, म्यूकस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इंटरल्यूकिन 5 क्या करता है, अगर ये एंटीजन कोई पैरासाइट है या फिर कोई ऐसा एंटीजन है जो एलर्जी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके लिए ईजनोफिल्स का एक्टिवेशन करा देते। इतनी बात समझ में आई आपको? तो अगर मैं एक बार में रिकॉल करूं, तो जैसे ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस एंटीजन को लेके टी हेल्पर सेल के पास आती हैं, तो टी हेल्पर सेल टी सेल रिसेप्टर की कॉम्प्लेक्स की हेल्प से इस एंटीजन को पहचान लेते हैं और पहचान के रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गामा, जो प्रोलिफरेट कराते हैं और एक्टिवेट कराते हैं टी किलर सेल को कि जाके इस एंटीजन के पास पहुंचो, इस एंटीजन के पास पहुंचो और वहां जाके उसको किल करो। साथ ही साथ ये एक्टिवेट कराते हैं किसको, मैक्रोफेजेस को, कि जहां एंटीजन है वहां पहुंचो और उन्हें जाके किल करो। इसके अलावा रिलीज करते हैं इंटरल्यूकिन 17 एंड 22। वो क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को और मैक्रोफेजेस को न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स को भेजती हैं एंटीजन के पास कि जाके उनको किल करो। साथ ही साथ इंटरल्यूकिन 4, 5 और 13 भी रिलीज होते हैं। इंटरल्यूकिन 13 म्यूकस प्रोडक्शन कराएगा, इंटरल्यूकिन 5 जो होगा वो ईजनोफिल्स को एक्टिवेट कराएगा अगर पैरासिटिक इन्फेक्शन है और एलर्जी है। एक और होता है इंटरल्यूकिन 4, इसका क्या फंक्शन है इसको हम आगे बताएंगे। तो टी हेल्पर सेल्स ने जो इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गामा रिलीज किए थे, इससे टी किलर सेल एक्टिवेट हुई और टी किलर सेल एक्टिवेट हो गई हैं। एक तो इस इंटरल्यूकिन 12 और इंटरफेरॉन गामा से, साथ ही साथ क्या होता है कि जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स आई थी इस एंटीजन को लेके, वो डायरेक्ट भी इंटरेक्ट कर सकती है इस टी किलर सेल के साथ विद द हेल्प ऑफ दिस टी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स।
तो दोनों तरीके से जो आपकी टी किलर सेल्स थी वो एक्टिवेट हो गई और वो क्या हुई, ब्लड के अंदर एंटर कर गई और वहां पहुंच गई जहां हमारा एंटीजन प्रेजेंट था। वहां पहुंच के इन्होंने क्या किया, उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय कैसे किया, इस एंटीजन के पास जाके इन्होंने पहले रिलीज किया परफोरिन। क्या रिलीज किया, परफोरिन। परफोरिन ने इस एंटीजन की बॉडी में छेद कर दिए, पोर्स क्रिएट कर दिए। क्या क्रिएट कर दिए, पोर्स क्रिएट कर दिए। फिर इन्होंने इसकी बॉडी में डाला ग्रेनजाइम्स। किसने, टी किलर सेल ने। टी किलर सेल ने इनकी बॉडी में क्या डाला, ग्रेनजाइम्स डाला। इस ग्रेनजाइम्स ने इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय। तो यहां पे जो भी हमें रेस्पॉन्स देखने को मिला है वो मिला है टी लिम्फोसाइट्स की हेल्प से। किसकी हेल्प से, टी लिम्फोसाइट्स की हेल्प से। यहां सेल खुद जा रही हैं, न्यूट्रोफिल्स खुद जा रही हैं, टी किलर सेल्स खुद जा रही हैं, मोनोसाइट्स खुद जा रही हैं, मैक्रोफेजेस खुद जा रही हैं। कहां, एंटीजन के पास, जहां एंटीजन प्रेजेंट है वहां जा रही हैं और वहां जाके किल कर रही हैं, यानी सेल्स खुद जा रही हैं। इसलिए है ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी टी लिम्फोसाइट्स ने यहां क्या दी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी दी है। अब रोल आता है हमारा बी लिम्फोसाइट्स का। बी लिम्फोसाइट्स हमें क्या देती है, तो अब जो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर किया है, इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग जो सेल्स थी वो बी लिम्फोसाइट्स के पास भी लेके जाती हैं। बी लिम्फोसाइट्स को कैसे पहचानोगे, बी लिम्फोसाइट के सेल के सरफेस पे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसको बोलते हैं CD19। तो जिसकी बॉडी पे CD19 है वो क्या है, बी सेल है। अब इस बी सेल के पास एक कॉम्प्लेक्स रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की हेल्प से इस एंटीजन को पहचानती है। ठीक है, एंटीजन अकेला आएगा तो भी पहचान लेंगी, एंटीजन अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को लेके आएगा तो भी पहचान लेंगे। ये एंटीजन को इसने पहचान लिया बी सेल्स ने, और बी सेल्स ने इस एंटीजन को पहचान लिया तो ये एक्टिवेट हो गई और इन्होंने अपना नंबर इंक्रीज किया, प्रोलिफरेशन किया और अपने अंदर डिफरेंशिएशन किया। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इस इंटरल्यूकिन 4 का जो फंक्शन होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। दिस इंटरल्यूकिन 4, इस इंटरल्यूकिन 4 का फंक्शन यही था, ये टी हेल्पर सेल से रिलीज हो रहा था और रिलीज होकर कहां जा रहा था, इन बी सेल्स के पास जा रहा था, इनको एक्टिवेट करने कि आप प्रोलिफरेट करो, डिफरेंशिएशन करो। तो इस इंटरल्यूकिन 4 की हेल्प से इस बी सेल्स ने क्या किया, प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन किया और ये कन्वर्ट हो गई किसमें, बी प्लाज्मा सेल्स में और बी मेमोरी सेल में। बी मेमोरी सेल में इसलिए कन्वर्ट हुई ताकि ये जो एंटीजन आया है इसकी एक मेमोरी बना के स्टोर कर रहे। और जब ये बी प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हुई हैं तो बी प्लाज्मा सेल्स से ये क्या, बी प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी। क्या करेंगी, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी। ये इंटरल्यूकिन 4 जो आया है ये क्या करता है, इन एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आइसोटाइप स्विचिंग। क्या बोलते हैं, आइसोटाइप स्विचिंग। क्योंकि जो आपकी बी प्लाज्मा सेल्स होती हैं, जो आपकी बी प्लाज्मा सेल्स होती हैं ये वाली, इनके पास नेचुरली सिर्फ IgM बनाने की कैपेसिटी होती है, लेकिन इस इंटरल्यूकिन 4 के आने की हेल्प से, इस इंटरल्यूकिन 4 की हेल्प से ये हमारी GAMDE सारे तरह की एंटीबॉडी बना सकती है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज आइसोटाइपिक स्विचिंग। ये एंटीबॉडीज जो बनी है, ये एंटीबॉडीज जो बनी है हमारी, ये क्या करेंगी, अगेन इस एंटीजन के पास जाएंगी। ये क्या करेंगी, इस एंटीजन के पास जाएंगी और उसको क्या करेंगी, किल करेंगे। तो यहां पे सेल्स खुद नहीं जा रही हैं, बी सेल्स खुद नहीं जा रही हैं, वो क्या कर रही हैं, एंटीबॉडीज बना के भेज रही हैं। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ये पूरी जो मैंने मेहनत करी है ना, वो बेसिकली मैंने आपको रॉबिन्स के इस डायग्राम को समझने के लिए हेल्प करी है। पूरी जो मैंने चार्ट बनाई सब कुछ किया है ताकि आप इस डायग्राम को समझ सको। अगर आपने पुराना पढ़ा है अच्छे से, जो मैंने भी पढ़ा है वीडियो में, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर लो सारी चीजें, फिर इस डायग्राम को स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई एंटीजन था, इसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो कि डेंड्राइटिक सेल्स थी वो लेके कहां पहुंची, नियरेस्ट लिम्फ नोड के पास पहुंची। वहां उनका इंटरेक्शन किसके साथ हुआ, नेव टी सेल के साथ। नेव टी सेल्स ने इनको रिकॉग्नाइज किया और इन्होंने रिलीज किया इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 रिलीज होने से इनके अंदर क्या हुआ, प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन। प्रोलिफरेशन मतलब नंबर इंक्रीज हुए, डिफरेंशिएशन यानी कि जो टी सेल्स थी ये टी इफेक्टर सेल में कन्वर्ट हुई और इन्होंने इस आने वाले एंटीजन की एक मेमोरी क्रिएट कर ली जिसको हम बोलेंगे मेमोरी टी सेल्स। ये जो इफेक्टर सेल्स थी ये 2 तरह की हैं, तीन तरह की हैं, टी हेल्पर, टी किलर और टी सप्रेसर। जो आपकी टी हेल्पर सेल्स हैं वो ये रही CD4 और जो आपकी टी किलर सेल है वो ये रही CD8। तो आपका जो एंटीजन है अब वो मिलेगा टी हेल्पर सेल के साथ। किसके साथ, टी हेल्पर सेल के साथ। जब भी आपका एंटीजन टी हेल्पर सेल के साथ मिलेगा तो ये कन्वर्ट कर देगा इनको इफेक्टर टी हेल्पर सेल्स में। किसमें, इफेक्टर टी हेल्पर सेल्स में। और इनका नंबर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा, प्रोलिफरेशन हो जाएगा। ये इफेक्टर टी सेल्स जो होंगी ये हमारे ब्लड में चली जाएंगी, ये ब्लड में चली जाएंगी और ब्लड से के थ्रू उस जगह पे जाएंगी जहां पे हमारा बहुत सारे एंटीजन प्रेजेंट है। जहां से ये हमारी डेंड्राइटिक सेल्स इस एंटीजन को पकड़ के लाई थी ना,
वहीं चली जाएंगी। ये टी हेल्पर सेल्स अब जा रही हैं उस साइट पे। साथ ही साथ जो आपका एंटीजन था उसने टी किलर सेल को भी एक्टिवेट किया। टी किलर सेल किस में कन्वर्ट हुई? इफेक्टर टी किलर सेल्स में कन्वर्ट हुई, और ये इफेक्टर टी किलर सेल्स जो थी ये भी एंटर कर गई कहां? ब्लड में। इनको भी वहीं जाना है जहां से ये एंटीजन आया है। ठीक है, दोनों हमारी सेल्स टी हेल्पर सेल्स और टी किलर सेल्स मैदान में उतर चुकी हैं और वहां जा रही हैं जहां पे एंटीजन प्रेजेंट है। सबसे पहले टी हेल्पर सेल्स उतरनी थी तो सबसे पहले टी हेल्पर सेल्स पहुंचेंगी। टी हेल्पर सेल्स पहुंची इस एंटीजन के पास, और जैसे ही ये इस एंटीजन के पास पहुंचती हैं ये क्या करती हैं? इफेक्टर टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और डिफरेंशिएट हो जाती हैं किसमें? टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2 और टी हेल्पर 17 में। टी हेल्पर 1 क्या करेगा? टी हेल्पर 1 क्या करेगा? टी हेल्पर 1 करेगा इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज करेगा और इंटरफेरॉन गामा को रिलीज करेगा। इंटरल्यूकिन 12 क्या करेगा? प्रोलिफरेट एंड एक्टिवेट करेगा टी किलर सेल को, और इंटरफेरॉन गामा क्या करेगा? मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा, ताकि ये मैक्रोफेज क्या करें? इस एंटीजन को क्या करें? किल कर दें। बात समझ में आ गई? टी हेल्पर 1 का रूल समझ में आ गया। टी हेल्पर 2 क्या करेंगी? टी हेल्पर 2 क्या करेंगी? रिलीज करेंगी इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13। इंटरल्यूकिन 4 जो होगा वो क्या करेगा? याद है? आइसोटाइपिक स्विचिंग। ठीक है, कई तरह की एंटीबॉडी बनवाएगा। और इंटरल्यूकिन 5 और 13 क्या करेंगे? ईजनोफिल को एक्टिवेट कराएंगे, ताकि अगर कोई पैरासिटिक इंफेक्शन है या फिर कोई एलर्जिक रेस्पॉन्स है तो उसके अगेंस्ट उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। साथ ही साथ जो टी हेल्पर 17 है ये क्या रिलीज करेंगी? ये इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22 रिलीज करेंगी, ताकि जो आपकी न्यूट्रोफिल्स हैं और मोनोसाइट्स हैं उनको इस एंटीजन के पास बुला के इसको किल किया जा सके। बात समझ में आई? उसके बाद जो आपकी टी किलर सेल्स हैं वो पहुंचती हैं। टी किलर सेल्स एंटीजन के पास पहुंचती हैं और रिलीज करती हैं परफोरिन एंड ग्रेन्जाइम्स और इसको किल कर देती हैं। ये सारा पीछे हम पढ़ आए हैं, अगर आपको याद है तो आपको कंक्लूड कर पा रहे होगा, नहीं तो एक बार दोबारा से रिवाइज करके आइए और फिर इसको देखिए। ठीक है, और ये एंटीजन जो होता है ये बी सेल्स के पास भी जाता है। जब बी सेल्स के पास जाता है तो बी सेल एक्टिवेट हो जाती हैं, उनके अंदर प्रोलिफरेशन होता है, नंबर इंक्रीज होता है। प्रोलिफरेशन होकर ये दो तरह की सेल्स में कन्वर्ट होती हैं, एक तो मेमोरी बी सेल, एक प्लाज्मा बी सेल। मेमोरी बी सेल इस एंटीजन की क्या करेंगी? मेमोरी स्टोर करके रख लेंगी। प्लाज्मा बी सेल्स जो होंगी उनके पास नेचुरली ये कैपेसिटी है कि वो सिर्फ आईजीएम बना सके, लेकिन जब टी हेल्पर सेल से इंटरल्यूकिन 4 आएगा तो ये एक प्रोसेस में जाती है जिसको बोलते हैं क्लास स्विचिंग या आइसोटाइप स्विचिंग, जिसकी हेल्प से ये आईजीजी बना पाती हैं। आईजीए, आईजीएम, आईजीडी, आईजीई सारी एंटीबॉडी बना सकती हैं। और जब ये सारी एंटीबॉडी बनती हैं तो ये सारी एंटीबॉडी फंक्शन परफॉर्म करती हैं न्यूट्रलाइजेशन का, ऑप्सनाइजेशन का, एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिसिटी प्रोवाइड करती हैं, माइक्रोब्स को लाइसिस करती हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोवाइड करती हैं और सेल का फेगोसाइटोसिस कराती हैं, यानी एंटीबॉडी एंटीजन का या पैथोजन का फेगोसाइटोसिस कराती हैं। So this was all about the overview of lymphocyte activation and immune response. ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।